Welcome to PAVE Commerce classes, 11th class, chapter number 2, Basic Accounting Terms, video number 2. आज हम most importantly liability, trade payables, capital, trade receivables और bad debt इनके बारे में समझेंगे. जैसे मैंने पहले वीडियो में भी और अपने फर्स्ट चैप्टर के वीडियो में भी बोला था, बुक से थोड़ा सा हटकर होगा, लेकिन एक बार समझ में आ गया, you can easily understand all these terms. Let us start with first term, liability. हम बेसिकली दो टर्म एक साथ लेके चलेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड, लायबिलिटी और कैपिटल. सेकेंड चैप्टर करते वक्त हमने एक प्रिंसिपल किया था. उस प्रिंसिपल में क्या था? ओनर एंड बिजनेस are two different entities. Yes, we are talking about a principle called separate legal entity, separate entity concept. Owner and business दोनों अलग अलग हैं. किसके लिए? अकाउंट्स के लिए. जो भी हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉलो करते हैं बिजनेस का, उसे हम फॉलो करते हैं फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू. From the business point of view and not from the owner's point of view. Owner and business, भले ही ओनर का ही है बिजनेस. मान लो ये ट्यूशन सेंटर है और इस ट्यूशन सेंटर में जितनी भी चीजें हैं वो मेरी हैं. किसकी नजर में? एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस की नजर में. लेकिन जब हम उसे अकाउंटिंग की नजर से देखते हैं तो ओनर एंड बिजनेस दोनों अलग अलग हैं. और बिजनेस के ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड होंगे वो ओनर की तरफ से नहीं होंगे, बिजनेस की तरफ से होगी. इसे हमने थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग में किया. उससे आगे चलते हैं हम इन दो टर्म्स के लिए. लायबिलिटी क्या होती है और कैपिटल क्या होता है. एक सेंटेंस को ध्यान रखना. बिजनेस के लिए अकाउंट्स में बिजनेस के अलावा बाकी सब आउटसाइडर्स हैं. बिजनेस के लिए बिजनेस के अलावा बाकी सब आउटसाइडर्स हैं. यदि ये मेरा पेव कॉमर्स क्लासेस है और इस पेव कॉमर्स क्लासेस की हर चीज मेरी है, जो चेयर्स आपको देख रहे हैं वो मेरा है, एसी में देखने के लिए मेरा है. क्यों? मैंने खरीद के बिजनेस में लगाया है ना. एवरीथिंग व्हाट यू सी, दिस बोर्ड, एवरीथिंग व्हाट यू सी, बेसिकली देखा जाए वो मेरा है. लेकिन अकाउंट्स की नजर से जब हम देखेंगे वो किसका है? वो पेव कॉमर्स क्लासेस का है, मेरा नहीं है. जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो पेव कॉमर्स क्लासेस की तरफ से रिकॉर्डिंग होगी, ना कि मेरी तरफ से. इस सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है. लायबिलिटी और कैपिटल को बड़ी अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं. बिजनेस के लिए बिजनेस के अलावा बाकी सब क्या है? आउटसाइडर्स है. यदि बिजनेस ने, ये देखो आउटसाइडर, इस आउटसाइडर को हम दो तरीके से कैटेगराइज कर लेते हैं. बिजनेस के लिए बिजनेस के अलावा बाकी सब क्या है? आउटसाइडर्स है. और ये आउटसाइडर्स दो तरह के कैटेगराइज कर लेते हैं. एक ओनर, दूसरे क्या है? अदर देन द ओनर. अदर देन द ओनर. बिजनेस के लिए ओनर आउटसाइडर है. ओनर के अलावा भी बाकी सब आउटसाइडर है. बिजनेस, मैंने पहले क्या सेंटेंस बोला? बिजनेस के लिए बिजनेस के अलावा बाकी सब आउटसाइडर है. ओनर भी आउटसाइडर है, अदर देन ओनर्स भी आउटसाइडर है. पेव कॉमर्स क्लासेस केवल एक है, इसके अलावा बाकी सब. अरे मैं ओनर हूं, मैं ही आउटसाइडर हूं. किसके लिए? पेव कॉमर्स क्लासेस के लिए. ओनर आउटसाइडर, अदर देन द ओनर आउटसाइडर. अब समझते हैं लायबिलिटी और कैपिटल क्या है. बिजनेस के लिए बिजनेस के अलावा बाकी सब आउटसाइडर है. इफ बिजनेस owes it to owner, that is called capital. बहुत ध्यान से समझेंगे, एक एक स्टेप समझते जा रहे हैं. मैंने तुम्हें पहले भी बोला, मैं बुक के लैंग्वेज से और बुक के मीनिंग से बिल्कुल अलग हटके समझाने की कोशिश कर रहा हूं. और इसको समझ लिया तो बाकी more or less you will be conceptually clear with almost all the terms.
बिजनेस के लिए बिजनेस के अलावा बाकी सब आउटसाइडर है, ओनर भी आउटसाइडर है। यदि बिजनेस ने कोई भी फंड, कोई भी पैसा, कोई भी चीज ओनर को देना है इन फ्यूचर, अमाउंट ओड बाय बिजनेस टू द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। और ढंग से समझेंगे, पहले सेंटेंस हम क्या लिखेंगे, अमाउंट ओड बाय बिजनेस टू द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। अच्छा, और अमाउंट ओड बाय बिजनेस टू आउटसाइडर्स अदर देन द ओनर, ओनर को छोड़ दो बाकी किसी को भी बिजनेस ने पैसा देना है, उसे हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटी बोलेंगे। अमाउंट ओड बाय बिजनेस टू द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। अमाउंट ओड बाय द बिजनेस टू द आउटसाइडर्स अदर देन द ओनर इज कॉल्ड लायबिलिटी। एग्जांपल देखो, बिजनेस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 10 लाख रुपए का लोन लिया। अच्छा, बिजनेस ने पैसा वापस करना है नहीं करना, हाँ लोन लिया है तो वापस करना है, तो लोन क्या हो गया, लायबिलिटी हो गई। ध्यान से सुनना, बिजनेस ने, ध्यान से सुनना, मैं कन्नन, मेरे एक फ्रेंड से 10 लाख रुपया लिया राज से, उस 10 लाख रुपए को लेकर मैंने बिजनेस में लगा दिया, फंड मैंने लगाया, बात अलग है, मैंने लोन लिया, लोन लिया किसने, बिजनेस ने लोन लिया, लोन टेकन बाय द बिजनेस फ्रॉम राज, राज इज अ लायबिलिटी। जिस किसी को भी बिजनेस में फ्यूचर में पैसा देना है अदर देन द ओनर, ओनर को छोड़ दो, ओनर के अलावा किसी को भी बिजनेस में फ्यूचर में पैसा देना है तो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगी। अच्छा, वही पैसा यदि ओनर को देना है तो क्या बोलेंगे, कैपिटल। तुम्हारे बुक में मीनिंग क्या लिखा है, मालूम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हिच बुक यू आर फॉलोइंग, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। हाँ, वो एक तरीका है समझने के लिए। ये देखो, मैं कन्नन, ये कन्नन, ये पेव कॉमर्स क्लासेस, कन्नन ने पेव कॉमर्स क्लासेस में 1 लाख रुपया लगाया। अरे, हमने थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग में क्या पढ़ा है कि ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट एंटिटीज, ओनर अलग, बिजनेस अलग। जो पैसा ओनर कन्नन ने बिजनेस पेव कॉमर्स क्लासेस पे लगाया, इस पैसे को पेव कॉमर्स क्लासेस वापस करेगा, किसको, कन्नन को। हाँ करेगा। अरे मैं और ये अलग अलग है, एक मिनट के लिए सोचना छोड़ दो कि मेरा ही बिजनेस है, वो बिजनेस का टर्म है, हम यहाँ कहा क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग का टर्म कर रहे हैं। ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया और अकाउंट्स क्या बोलता है, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। अरे, बिजनेस ने पैसा वापस करना है नहीं करना, हाँ, दोनों का मीनिंग एक ही हुआ ना। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, बिल्कुल सही है, कैपिटल। और वही पैसा जो मैंने बिजनेस में लगाया वो बिजनेस से मैं वापस ले सकता हूं, तो हम दूसरा सेंटेंस क्या बोलेंगे, अमाउंट ओड बाय द बिजनेस टू द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। ध्यान से सुनना, कैपिटल का 2 मीनिंग हो गया। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, जो पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया वो कैपिटल है। अरे, उस पैसे को वो वापस ले भी सकता है, कभी भी ले सकता है। तो इसी सेंटेंस को हम दोबारा दूसरी तरीके से कैसे बोल सकते हैं, अमाउंट ओड बाय, OWED, ओड बाय बिजनेस टू द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। जो पैसा मैंने लगाया, कैपिटल। अरे, उसी पैसे को मैं वापस ले सकता ना, तो बिजनेस से जो भी पैसा मैं वापस ले सकता हूं, जो मेरा अपना है लगा हुआ, उसे हम कैपिटल बोलेंगे। सो आई थिंक कैपिटल क्लियर। लेकिन लेट अस कंटिन्यू विथ लायबिलिटी। अदर देन द ओनर, ओनर को छोड़ दो, बाकी किसी को यदि बिजनेस ने पैसा वापस करना इन फ्यूचर, दैट्स कॉल्ड लायबिलिटी। बिजनेस के पास पैसा कहां से आएगा, या तो ओनर से आएगा, बिजनेस के पास अपना फंड तो होगा नहीं, या तो ओनर पैसा लगाएगा या और किसी से लोन लेगा। ओनर ने पैसा लगाया, कैपिटल, और कहीं किसी ने पैसा लगाया, लायबिलिटी। अच्छा, लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, अमाउंट ओड बाय बिजनेस टू द आउटसाइडर अदर देन द ओनर। अच्छा, ये 2 तरह के हो सकते हैं, करंट और नॉन करंट। नॉन करंट के इस टर्म को पहले बोला भी जाता था फिक्स्ड, खैर अब ये टर्म नहीं रहा, जिसे यदि किसी बुक में फिक्स्ड लायबिलिटी कहीं तुम्हें दिखती है, उस वही फिक्स्ड लायबिलिटी का आजकल हमने टर्म क्या कर दिया, नॉन करंट लायबिलिटी कर दिया। 2 तरह की लायबिलिटी हो गई, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी वाज आल्सो कॉल्ड फिक्स्ड लायबिलिटी। 1 साल के अंदर पैसा वापस करना है, बिजनेस ने यदि 1 साल के अंदर पैसा वापस करना है, उसे हम बोलेंगे करंट लायबिलिटी।
एक साल से बाद में, एक साल के बाद वापस करेंगे, उसे हम बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। बड़ा सिंपल है। यदि एक साल के अंदर अदर देन द ओनर को बिजनेस ने पैसा वापस करना है, राज से मेरे बिजनेस ने लोन लिया 1 लाख रुपए का और एक साल के अंदर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने में वापस करना है, क्या बोलेंगे? करंट लायबिलिटी। राज से पैसा लिया 1 लाख रुपया और वापस करके 5 साल के बाद क्या हो जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। सो करंट लायबिलिटी विद इन अ ईयर यदि हम पैसा वापस करते हैं तो हम मींस बिजनेस यदि विद इन अ ईयर पैसा वापस करेगी तो उसे हम बोलेंगे करंट लायबिलिटी। यदि एक साल के परे वापस करेगी दैट विल बी ट्रीटेड एज नॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा, लायबिलिटी अमाउंट ओड बाय द बिजनेस टू द आउटसाइडर अदर देन द ओनर, और ये दो तरह के होते हैं, करंट और नॉन करंट, इसे हमने समझ लिया। अच्छा, लायबिलिटी के साथ साथ एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स, जब हम बोलते हैं ट्रेड पेबल्स, ये एक्चुअली दो टर्म को लेकर बना हुआ है। एक जिसे हम बोलते हैं क्रेडिटर्स, दूसरा हम बोलते हैं बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? ट्रेड पेबल्स बनते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? वो भी लायबिलिटी ही होती है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? वो भी लायबिलिटी होती है। पहले समझते हैं एग्जांपल। यदि बिजनेस ने 10,000 रुपए का सामान, परचेसेस, कुछ भी सामान खरीदा, राइट? मेरा बिजनेस पेन खरीद कर बेचता है, खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, बेचता है। जब हम परचेस करते हैं दो तरीके से कर सकते हैं। कैश पे परचेस किया, मैंने 5,000 का सामान खरीदा और कैश दे दिया, चेक दे दिया, दिस इज कॉल्ड कैश परचेस। कभी कभी मेरा बिजनेस क्या कर सकता है? क्रेडिट पे भी उठा सकता है सामान, उधार में भी सामान खरीद सकता है। मैंने मिस्टर एक्स से 10,000 रुपए का पेन क्रेडिट पे खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा, और मैंने उनको बोला कि हम आपको 15 दिन के बाद पेमेंट करेंगे, वो मान गए। अच्छा, मेरा बिजनेस मिस्टर एक्स को 15 दिन के अंदर 10,000 रुपए देगा या नहीं देगा? हाँ, मिस्टर एक्स इज रेफर्ड एज क्रेडिटर। जिस पार्टी को बिजनेस ने पैसा फ्यूचर में देना है वो क्रेडिटर कहलाया जाएगा। तो फिर लायबिलिटी और क्रेडिटर का मतलब, इन दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? लायबिलिटी में बाकी बहुत सारी चीजें भी आ जाती हैं। क्रेडिटर्स का फिर से मीनिंग समझते हैं, फिर हम समझते हैं लायबिलिटी और क्रेडिटर्स में क्या डिफरेंस है। क्रेडिटर में जिससे हमने सामान खरीदा बेचने के लिए, और कैसे सामान खरीदा? क्रेडिट पे खरीदा, उधार में खरीदा। उधार में खरीदे हुए अमाउंट को जब हम फ्यूचर में पे करते हैं, उधार में खरीदे हुए सामान का पेमेंट जब हम फ्यूचर में करते हैं, जिसको हम करते हैं वो हमारा क्रेडिटर है। मेरे एग्जांपल में एक्स कौन था? क्रेडिटर था। अब हम देखते हैं लायबिलिटी और क्रेडिटर में क्या डिफरेंस है। लायबिलिटी क्रेडिटर को तो लेती ही लेती है, इसके अलावा बाकी बहुत सारी चीजों को लेती है। जैसे मेरे बिजनेस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 10 लाख रुपए का लोन उठाया। अच्छा, क्या कुछ खरीदा? नहीं। समझ आ रहा है? हाँ, जनरली क्या 11th क्लास में क्या होता है, लायबिलिटी और क्रेडिटर्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, कर लेते हैं, लेकिन लायबिलिटी क्या है? इज अ वाइडर टर्म। लायबिलिटी इज अ वाइडर टर्म विच इंक्लूड्स क्रेडिटर ऑल्सो। जिससे मैंने पैसा उधार में उठाया वो क्या है? मेरी लायबिलिटी है। लेकिन जिससे मैंने सामान क्रेडिट पे खरीदा, जिसको मैंने पेमेंट कर रहा ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज, वो मेरा क्या होगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर एक नैरो टर्म हो गया, लायबिलिटी एक वाइडर टर्म हो गया। बिजनेस ने जिसको भी पैसा देना है उनको क्या बोलेंगे? लायबिलिटी। लेकिन क्रेडिट पे जिसको परचेस किया पैसा देंगे उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। अब दूसरा एक टर्म है बिल्स पेबल। फॉर द टाइम बिंग हम इस टर्म को अभी छोड़ेंगे। बस आपको अभी यही याद रखना है कि एक अकेला आगे चल के इस टर्म को हम समझेंगे एक अलग चैप्टर में। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपको क्या समझना है? ट्रेड पेबल्स दो टर्म्स को इंक्लूड करता है। वन इज कॉल्ड बिल्स पेबल, जिसका मीनिंग अभी मैंने नहीं दिया, इन फ्यूचर किसी चैप्टर पे हम लेंगे। और दूसरा क्या है? क्रेडिटर। और क्रेडिटर और बिल्स पेबल मिलकर हमारे क्या बन जाता है? ट्रेड पेबल। और ट्रेड पेबल इज एन एग्जांपल ऑफ लायबिलिटी। कैपिटल हमने ऑलरेडी देखा, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। इसी का दूसरा जो मीनिंग है वो मोर इंपॉर्टेंट है।
जो भी अमाउंट ओनर बिजनेस ने ओनर को देना है इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। देन आते हैं हम ट्रेड रिसीवेबल पर। ट्रेड रिसीवेबल अगेन दो टर्म को लेकर बना हुआ है, एक डेटर्स, दूसरा बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड पेएबल्स मैंने कहा दो टर्म को लेकर बना है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। और मैंने बिल्स पेएबल का कहा कि फ्यूचर में हम करेंगे, थोड़े से एडवांस जब हम पहुंच जाएंगे 11th क्लास में, तब हम बिल्स पेएबल को डिफाइन करेंगे। वैसे ही ट्रेड रिसीवेबल दो टर्म को लेकर चलता है, वन डेटर्स, दूसरा बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स समझते हैं, जब असेट मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें डिफाइन किया था, उस टाइम पर मैंने एग्जांपल दिया था डेटर्स का। डेटर्स कौन है? जिसको बिजनेस ने उधार में सामान बेचा है, और उधार में सामान बेचने के बाद फ्यूचर में जिससे हमें पेमेंट मिलना है, वो हमारा डेटर्स है। और वो एग्जांपल किसका था? असेट का था। कौन सा असेट? करंट असेट। यदि किसी ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देखिएगा, जिसमें मैंने असेट का मीनिंग दिया है। सो डेटर्स उस में भी मैंने एक्सप्लेन किया, आज हम फिर से ले रहे हैं क्योंकि हमें ट्रेड रिसीवेबल भी देखना है। ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स, इफ द बिजनेस हैज टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम एनी पार्टी इन फ्यूचर, उसको क्या बोलेंगे? डेटर्स। लिखा जाता है DEB एंड B इज साइलेंट। बोला कैसे जाता है? डेटर्स। तो डेटर्स कौन हुए? जिनसे बिजनेस ने पैसा इन फ्यूचर लेना है। क्रेडिटर्स कौन हुए? जिनको पैसा फ्यूचर में देना है। इज इट क्लियर? क्रेडिटर्स कौन है? जिनको बिजनेस ने पैसा देना है इन फ्यूचर ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेसेस। ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स, जिससे बिजनेस ने पैसा वापस लेना है, उसे हम क्या बोलेंगे? डेटर्स। अच्छा, जैसे हमने ट्रेड पेएबल्स का मीनिंग नहीं किया, वैसे ही अभी फॉर द टाइम बीइंग हम बिल्स रिसीवेबल का, बिल्स पेएबल का हमने मीनिंग नहीं किया, वैसे ही बिल्स रिसीवेबल को फॉर द टाइम बीइंग हम छोड़ेंगे। ये दोनों थोड़े से एडवांस टर्म है, कुछ दिनों के बाद तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आएगा जब हम विल टेक दिस। सो एज ऑफ नाउ हमें क्या याद रखना है? ट्रेड पेएबल कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। ट्रेड रिसीवेबल कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। और याद रखना, डेटर्स इज एन एसेट, जिसे हमने ऑलरेडी किया। आज का लास्ट टर्म है बैड डेट। अ डेट व्हिच इज बैड इज बैड डेट। अरे ये क्या मीनिंग हुआ? क्रेडिट सेल्स मैंने किया 10,000 रुपए का मिस्टर ए को। मिस्टर ए को मेरे बिजनेस ने 10,000 रुपए का क्रेडिट सेल्स किया, और मिस्टर ए क्या बोलते हैं मालूम है? हम आपको 15 दिन के बाद पेमेंट करेंगे। हमने एक करके दे दिया उसे। अब दो बातें होंगी, या तो वो 15 दिन में हमें पेमेंट करेंगे या पेमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, वो पेमेंट कर दिया, बहुत अच्छी बात है, फिर वो बैड डेट नहीं है, वो हमें करते ही नहीं है, और वो बोल देते हैं हम आपको दे ही नहीं सकते क्योंकि हम दिवालिया हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट मींस अब हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारा बिजनेस डूब गया जी, अब हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम आपको पैसा दे ही नहीं सकते। हाँ, हम एक्शन ले सकते हैं, कोर्ट में केस कर सकते हैं, वो बात की बात है। अ डेट व्हिच इज बैड, जो डेटर ने हमें पैसा देना है और वो दे नहीं पाता बिकॉज ही हैज बीन adjudged insolvent, उस अमाउंट को क्या बोला जाता है? बैड डेट। मतलब मान लो मैंने 10,000 रुपए का सामान बेचा और वो दिवालिया हो गया, उनके पास पैसा नहीं है, वो कहते हैं देखो मिस्टर टंडन, हम आपको केवल 3,000 रुपया दे सकते हैं, आपको लेना है तो लो। अरे मैं लूंगा ही नहीं लूंगा। अरे लूंगा, क्यों नहीं लूंगा? या तो मैं पूरा 10,000 खोऊंगा या फिर मुझे कम से कम उसमें से 3,000 मिलेगा। 10,000 में 3,000 वो दे रहा है, वो कहता है मैं ज्यादा दे ही नहीं सकता, आई एम आउट, आई कांट गिव यू। मैं कहता ठीक है, जो आता है वो आने दो। 3,000 मिल गया, इसमें 7,000 रुपए का नुकसान हुआ। डेट विच इज बैड, इसमें बैड डेट कितना हो गया? 7,000 रुपया बैड डेट हो गया। सो अमाउंट विच इज इरिकवरेबल ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स is what is called bad debt. In the subsequent video, we will be doing the remaining terms. Thank you.